अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा नजमुद्दीन का शुमार पाकिस्तान के उन मुमताज़ सियासतदानों में होता है जिनके बारे में उनके नाक़दीन भी बैक ज़बान में राय रखते हैं कि वो एक शरीफ और ईमानदार सियासतदान थे। उनका दौरे हुकूमत कई हवालों से अपनी मिसाल आप है। ख्वाजा नजमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे और लियाकत अली खां की वफ़ात के बाद आपने पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी थी। नाज़रीन कराम, ख्वाजा नजमुद्दीन खुश्क खुराक बहुत थे, मुर्गी बानी के भी शौकीन थे और इनके इक़्तिदार में आने के बाद जब तक वो गवर्नर रहे इनके घर में मुर्गियों की देखभाल बड़े एहतियात के साथ की जाती थी। ऐसी ही सूरत हाल वज़ीर आज़म हाउस में भी रही थी। इनके दौर में खुराक का बहरान आया तो इन्हें कायदे किल्लत के लक़ब से भी जाना गया और खुश्क खुराकी की वजह से इन्हें नजमुद्दीन के बजाय हजमुद्दीन भी कहा गया। लेकिन इक़्तिदार से महरूम होने के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी इंतहाई कसमपुरसी में गुजारी थी। पीर अली मोहम्मद राशिदी अपनी किताब रुदादी चमन के सफ़ा नंबर 52 पर लिखते हैं, ख्वाजा नजमुद्दीन ने औखे वक़्त में मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी थी। मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान की मदद भी की थी। मसलन जब हिंदू अखबारों ने मुसलमानों की आवाज़ बंद कर रखी थी तो इसी नजमुद्दीन ने उस वक़्त अपनी ज़ाती जायदाद को बेचकर मुसलमानों का अंग्रेज़ी अखबार स्टार ऑफ इंडिया कलकत्ता से जारी किया और ख़ुद कलाश बनकर बैठ गया। कुर्बानी के एक ऐसे मुजस्मे को किस तरह बेआबरू करके हमेशा के लिए सियासत से निकाल दिया गया। उसको ऐसे वक्त खिलाफ़े कानून और खिलाफ़े शराफत प्राइम मिनिस्ट्री से डिसमिस किया गया जब वो मुस्लिम लीग पार्टी के सरबराह थे और पार्टी का मुकम्मल एतमाद उनके पास था। डिसमिस हो जाने के बाद इस मासूम आदमी के पास ना रहने के लिए घर था और ना ही माश का कोई जरिया रहा। आर्जी तौर पर कराची के एक मुखीर शख्स ने इनकी खस्ता हाली पर रहम खाकर इनको सर छुपाने के लिए एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर दे दिया। पीर अली मोहम्मद राशिदी लिखते हैं कि मैंने जब सिंध का वज़ीर बना तो वो मेरे पास दरख्वास्त लेकर आए कि इन्हें सिंध में थोड़ा सा गैर आबाद ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए जहां वो मुर्गबानी करके फाका कशी से बचने का ज़रिया तलाश कर सकें। तो लिहाजा ज़मीन तो मैंने दे दी लेकिन मुर्गी खाना ना बन सका। मजबूरन दर बदर खाक बसर होकर वो अपना ये हाल लेकर ढाका पहुँचे और वहाँ पाकिस्तान के दोस्त और दुश्मन कायदे आज़म के उसी करीबी साथी का ये हशर देखकर हैरान रह गए। ख्वाजा नजमुद्दीन 1953 में 1953 में जब इक़्तिदार से बर्खास्त होकर अपने आबाई शहर ढाका पहुँचे तो अपनी रहाइश के लिए वहाँ पर किराए पर मकान ले लिया। लोगों ने आपसे सवाल किया कि आपका नवाब ढाका के घराने से ताल्लुक़ है, आप गवर्नर जनरल पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फाइज भी रहे और फिर भी आप आज किराए के मकान पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये ओहदे तो कौमी खिदमत के लिए होते हैं, ज़ाती आसाइशों के लिए बिल्कुल भी नहीं।
ہم نے 60 سال قومی سیاست کی تھی، جس میں ذاتی جائیداد باقی کیسے رہ سکتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اب صرف اور صرف یہ جان باقی ہے جو ملک و قوم کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ خواجہ نظم الدین کو قائد اعظم کا بااعتماد رفیق ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ آخر ناظرین کرام، ان کا یہاں پر دل ٹوٹ گیا۔ ساری سیاست دیکھ کر جو انہوں نے وفاداریاں کی، وہ سب کچھ دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ اپنی کہانی کو لے کر 22 اکتوبر 1964 میں اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جس ملک کو بنانے کے لیے نظم الدین نے نمایاں حصہ لیا تھا، اسی ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ بھی نہ نکل سکی۔ ایک مخلص سیاستدان کے نام کو بگاڑ کر نظم الدین سے حزم الدین رکھا گیا، انہیں قائد قلت بھی قرار دیا گیا تھا۔ خواجہ نظم الدین کے دور حکومت کے بارے میں لکھی گئی کتابیں، مضامین اور تبصروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل سادہ انسان تھے۔ شرافت ان کا وتیرہ تھا، اور اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات بجا طور پر درست ہے کہ وہ ایک مذہبی انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری پر بھی وہ یقین رکھتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل ان کا ہندو ڈرائیور بھی تھا۔ کتاب پاکستان کے پہلے 7 وزیر اعظم کے صفحہ نمبر 54 پر اس بارے میں درج ہے کہ یہ بات کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ان کا ذاتی ڈرائیور ایک ہندو تھا جس کا نام روی داس تھا۔ وہ ان کا بہت پرانا ملازم تھا۔ جب آپ کا تقرر گورنر پاکستان سے ہو گیا تو آپ اسے ڈھاکہ سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد جب آپ وزیر اعظم پاکستان بنے تو بھی آپ نے اسے ہی اپنا ڈرائیور مقرر کر لیا۔ وہ ڈرائیور شراب پیا کرتا تھا، جس کے بارے میں خواجہ صاحب کو بھی بہت اچھے طریقے سے علم بھی تھا۔ آپ ہمیشہ اسے شراب پینے سے منع فرماتے تھے، لیکن اس نے شراب نہیں چھوڑی۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے بارے میں آپ ایک کمنٹ لازمی چھوڑ کر جائیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔